हेलो स्टूडेंट्स, नया वीडियो आपके लिए रेजिस्टिविटी के ऊपर। रेजिस्टिविटी एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। रेजिस्टिविटी और कंडक्टिविटी ये सब इस चैप्टर के अंदर हम डिस्कस करेंगे। तो हम ओम्स लॉ से करते हैं और ओम्स लॉ से ही है जो हम रेजिस्टिविटी की ओर बढ़ेंगे। इसके बाद हम एक रिलेशन भी डिराइव करेंगे, वो जो कि करंट डेंसिटी के बीच में होगा, करंट डेंसिटी, कंडक्टिविटी एंड इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के बीच में। इसके बाद है जो रेजिस्टिविटी किन किन फैक्टर्स पर डिपेंड करती है, इनको भी हम डिटेल से डिस्कस करेंगे और फिर एक सैम्पल क्वेश्चन के साथ वीडियो को एंड करेंगे। अंडरस्टैंड? तो सबसे पहले है जो मैं स्टार्ट करता हूँ ओम्स लॉ से। ओम्स लॉ वैसे मैं एक बार पहले डिस्कस कर चुका हूँ। ओम्स लॉ, अंडरस्टैंड? When potential difference is applied across a conductor, when potential difference is applied across a conductor, a current flows in it. A current flows in it which is directly proportional to the applied potential difference, अंडरस्टैंड? अब बच्चों इसका मीनिंग है I इज प्रोपोर्शनल टू V। करंट अप्लाइड पोटेंशियल डिफरेंस के प्रोपोर्शनल है, इम्प्लाइज V इज ऑल्सो प्रोपोर्शनल टू I मैथमेटिकली। यहाँ तो आप लिखोगे I इज प्रोपोर्शनल टू V बिकॉज करंट इज ड्यू टू पोटेंशियल डिफरेंस, अप्लाइड पोटेंशियल डिफरेंस। यहाँ V इज प्रोपोर्शनल टू I हो जाएगा। मैथमेटिकली दोनों एक दूसरे के प्रोपोर्शनल होंगे। इम्प्लाइज V इक्वल्स टू R इंटू I और R इक्वल्स टू V अपॉन I। ये रेशियो जो प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है इसको हम रेजिस्टेंस बोलते हैं बच्चों। दैट इज द रेजिस्टेंस, अंडरस्टैंड? अब बच्चों ऑब्वियसली इट इज द ऑब्स्ट्रक्शन प्रोड्यूस्ड बाय कंडक्टर इन द फ्लो ऑफ करंट। बिकॉज अगर आप लार्ज V अप्लाई करते हो और अगर स्मॉल करंट कंडक्टर में से फ्लो होती है, लार्ज करंट अप्लाई होने पर अगर स्मॉल करंट फ्लो हो रही है, इट मीन्स R इज यानी ऑब्स्ट्रक्शन प्रोड्यूस बाय कंडक्टर इन द फ्लो ऑफ करंट इज मोर एंड R विल बी मोर इस केस के अंदर। अब बच्चों V और I का रिलेशन है जो एक स्ट्रेट लाइन रिलेशन होगा फॉर कंडक्टर्स इन जनरल। रूम टेम्परेचर के आसपास है जो V और I का ग्राफ जो है वो एक स्ट्रेट लाइन रिलेशनशिप होगी और ये हो जाएगा V और ये हो जाएगा आपके लिए I, अंडरस्टैंड? और इट विल पास थ्रू द ओरिजिन, अंडरस्टैंड? और जो आपका गिवन कंडक्टर जो है वो ओमिक डिवाइस भी कहलाएगा। ओमिक और नॉन ओमिक डिवाइस को मैं जो एक सेपरेट वीडियो के अंदर है जो एक्सप्लेन करूँगा, अंडरस्टैंड? तो ये ओरिजिन से पास होने वाला ग्राफ है, अंडरस्टैंड? अब इसका स्लोप जो है, स्लोप यानी ये अगर ये पॉजिटिव डायरेक्शन I एक्सिस के पॉजिटिव डायरेक्शन के साथ अगर थीटा एंगल बनाती है तो टेंजेंट थीटा विल शो द रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर, अंडरस्टैंड? ये हमारा एक प्रैक्टिकल भी है जिसके अंदर हम जो V और I को है जो प्लॉट करते हैं और उसकी हेल्प से थीटा फाइंड करके हम टेंजेंट थीटा यानी उसका रेजिस्टेंस फाइंड कर लेते हैं, अंडरस्टैंड? अब रेजिस्टेंस है जो किन किन फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। अब एक बात और है कि ओम्स लॉ, ये लॉ वैलिड होगा, है ना? वैलिड इफ फिजिकल conditions like temperature, nature of material,
नेचर ऑफ मटेरियल, क्रॉस सेक्शन ऑफ वायर, वायर का क्रॉस सेक्शन, लेंथ ऑफ वायर, है ना। फिजिकल कंडीशंस लाइक टेम्परेचर, नेचर ऑफ मटेरियल, क्रॉस सेक्शन ऑफ वायर, लेंथ ऑफ वायर डू नॉट चेंज, डू नॉट चेंज। अगर ये सब चीज़ें चेंज नहीं होती है, अगर एक वायर के टेम्परेचर यानी रूम टेम्परेचर से बात करें, जिस रूम के अंदर हम जिस लेबोरेटरी में हम एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं उस लेबोरेटरी का टेम्परेचर अगर टाइम के साथ चेंज नहीं होता है, वायर की लेंथ भी चेंज नहीं होनी चाहिए, उसका क्रॉस सेक्शन भी चेंज नहीं होना चाहिए, और वायर का मटेरियल, बिकॉज नेचर ऑफ मटेरियल मीन्स वो वायर अगर कॉपर का है तो कॉपर ही रहना चाहिए, कॉपर की जगह हम जो एल्यूमिनियम का वायर यूज़ नहीं कर सकते। तो फिर जो, क्योंकि अगर आपने एल्यूमिनियम का वायर यूज़ कर लिया तो फिर वी और आई का ग्राफ उसके लिए आएगा तो स्ट्रेट लाइन ही, लेकिन वो सेपरेट होगा। अंडरस्टैंड। तो गिवन कंडक्टर का ना तो नेचर ऑफ मटेरियल चेंज करना है, ना लेंथ चेंज करनी है, ना क्रॉस सेक्शन चेंज करना है, और टेम्परेचर भी चेंज नहीं होना चाहिए, तो फिर ये ग्राफ है जो उस गिवन कंडक्टर के लिए स्ट्रेट लाइन होगा। तो फिजिकल कंडीशंस मस्ट रिमेन कांस्टेंट। अंडरस्टैंड। तो बच्चों ये जो जनरली बहुत इंपॉर्टेंट चीज़, अगर आप ओम्स लॉ को मेंशन करें तो आप इन कंडीशंस को भी है जो मेंशन करें। ये ओम्स लॉ तभी वैलिड है जब फिजिकल कंडीशंस है जो कांस्टेंट रहती है। इट इज़ द कंप्लीट ओम्स लॉ। मैक्सिमम बच्चे है जो इस चीज़ को है जो भूल जाते हैं और इसका मेंशन नहीं करते हैं। अंडरस्टैंड। तो आपको ओम्स लॉ का मेंशन करना है तो इट मीन्स ये कंडीशंस भी आपको लिखनी है। अब ये कंडीशंस है जो मैंने प्रीवियस वीडियो के अंदर मैं बता चुका हूँ कि ये फैक्टर्स जिन जिन के ऊपर रेजिस्टेंस डिपेंड करता है वो हो जाएगा ml/NA E²τ। ये फॉर्मूला मैंने प्रीवियस वीडियो के अंदर हमने डिराइव कर लिया है। रेजिस्टेंस किन किन फैक्टर्स पर डिपेंड करता है? m मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, स्मॉल e चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, और ये लेंथ ऑफ कंडक्टर, स्मॉल n नंबर डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन, यानी उस कंडक्टर के पर मीटर क्यूब में कितने इलेक्ट्रॉन है। अंडरस्टैंड। और ये क्वांटिटी स्मॉल n वेरीज फ्रॉम मेटल टू मेटल। गुड कंडक्टर के अंदर इनकी डेंसिटी यानी इनकी नंबर है जो पर मीटर क्यूब के अंदर हायर होती है ना। अच्छे कंडक्टर्स के अंदर है जो इनकी स्मॉल n है जो लार्ज होती है। ये A स्टैंड्स फॉर क्रॉस सेक्शन एंड टो इज द रिलैक्सेशन टाइम। इट इज ऑन एंड एवरेज टाइम बिटवीन टू सक्सेसिव कॉलिजन। तो क्लियरली है जो इससे पता चल रहा है का R इज प्रोपोर्शनल टू L होता है। इसके बाद R इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू A होता है। अंडरस्टैंड। R प्रोपोर्शनल टू L, लेंथ ऑफ द कंडक्टर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू A, क्रॉस सेक्शन के इनवर्सली प्रोपोर्शनल। अंडरस्टैंड। इट इज़ 1, इट इज़ 2, और R इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू N भी है, एंड R इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टो भी है। अंडरस्टैंड। अब जब आप L की स्टडी करेंगे यानी लेंथ के ऊपर रेजिस्टेंस की डिपेंडेंस को अगर आप चेक करेंगे एक्सपेरिमेंटली, तो आपको क्रॉस सेक्शन को चेंज नहीं करना है, नेचर ऑफ मटेरियल को चेंज नहीं करना है, और टेम्परेचर को चेंज नहीं करना है। तो फिर केवल L के वेरी होने के साथ साथ R किस टाइप से वेरी होता है उसकी स्टडी है जो हम कर सकते हैं। अंडरस्टैंड। और जब क्रॉस सेक्शन की स्टडी करेंगे तो लेंथ को, नेचर ऑफ मटेरियल को और टेम्परेचर को आपको फिक्स रखना है। अंडरस्टैंड। और जब आप नेचर ऑफ मटेरियल की स्टडी करेंगे तो उस कंडीशन में आप है जो डिफरेंट है जो मेटल्स लेंगे, यानी एक कॉपर लिया तो फिर एक एल्यूमिनियम लेंगे आप। अंडरस्टैंड। और उस कंडीशन में वायर सेम लेंथ के लेंगे, क्रॉस सेक्शन सेम लेंथ का, टेम्परेचर को भी चेंज नहीं करेंगे। अंडरस्टैंड। तो उस कंडीशन के अंदर है जो उसकी नेचर ऑफ मटेरियल की स्टडी हो जाएगी। जो गुड कंडक्टर्स होंगे जिसमें स्मॉल n ज़्यादा होगा उनका रेजिस्टेंस कम आएगा। अंडरस्टैंड। और टेम्परेचर की जब आप स्टडी करेंगे तो आपको नेचर ऑफ मटेरियल चेंज नहीं करना है, यानी कंडक्टर वही रखना है, उसी मटेरियल का रखना है, लेंथ को भी चेंज नहीं करना है, क्रॉस सेक्शन को भी चेंज नहीं करना है, लेकिन आपको टेम्परेचर को चेंज करना है। तो टेम्परेचर को चेंज करने से टाउ अफेक्टेड होता है बच्चों। टेम्परेचर बढ़ाने से क्या होता है कि थर्मल वेलोसिटी इंक्रीज होती है। अंडरस्टैंड। थर्मल वेलोसिटी अगर इंक्रीज होती है तो उस कंडीशन में दो सक्सेसिव कॉलिजन्स के बीच में जो लगने वाला टाइम है वो डिक्रीज हो जाता है। अंडरस्टैंड। उस कंडीशन में जो टाइम डिक्रीज हो जाता है तो फिर जो रेजिस्टेंस क्या हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है। तो टेम्परेचर बढ़ने पर रेजिस्टेंस क्या हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है। तो आप इस फॉर्मूले को है जो आपको, ये एक इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, आपको इसको है जो याद कर लेना चाहिए। इससे पता चलता है कि रेजिस्टेंस किन किन फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। अब अगर कोई रेजिस्टेंस की डायमेंशंस लिखना चाहे तो हम उसकी डायमेंशंस भी लिख लेते हैं। जब हमने इतना किया है तो हम रेजिस्टेंस की डायमेंशंस भी है जो लिख सकते हैं। अंडरस्टैंड।
तो डायमेंशंस ऑफ द रेजिस्टेंस क्लियरली R इक्वल्स टू V अपॉन I। R इक्वल्स टू V अपॉन I। सिंस R इक्वल्स टू V अपॉन I और V पोटेंशियल डिफरेंस या इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस है बच्चों, तो इट इज वर्क डन इन ब्रिंगिंग ए चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट अगेंस्ट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, इट इज W बाई Q। अगर Q चार्ज को आप है जो फील्ड इंटेंसिटी के अगेंस्ट विदाउट एक्सेलरेशन अगर आप वन पॉइंट से अनदर पॉइंट लाए हैं तो आपने लेट W वर्क किया, और Q वो चार्ज है जिसको आप लेके आए हो वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट। तो W बाई Q इज द पोटेंशियल डिफरेंस एंड I बच्चों होता है Q इंटू टी, स्मॉल टी। अंडरस्टैंड? आप है जो ऐसे ही सिस्टम में डायमेंशंस लिखने जा रहे हैं तो आप इसको I को I ही लिखें। अंडरस्टैंड? अब ये हो गया बच्चों W इक्वल्स टू Q इंटू I, और ये हो गया Q को मैं वापस लिखूंगा I इंटू स्मॉल टी। अंडरस्टैंड? और अगेन है जो I, बिकॉज I इक्वल्स टू लेट Q चार्ज किसी क्रॉस सेक्शन से फ्लो होता है T टाइम के अंदर, तो Q बाई टी इक्वल्स टू I, दैट इज एवरेज करंट। तो Q इक्वल्स टू हो जाएगा बच्चों I इंटू टी। तो मैंने I इंटू टी को है जो यहाँ पुट कर दिया है, I इंटू टी को। अब बच्चों W का हमको पता है डायमेंशन फॉर्मूला होता है M1L2 T-2, दैट इज द वर्क डन। और फिर एम्पियर का स्क्वायर, तो एम्पियर के लिए सिंबल ए काम में लेते हैं, तो एम्पियर का स्क्वायर, और इट इज़ अगेन स्मॉल टी इज़ द टाइम, उसके लिए हम कैपिटल T यूज़ करते हैं। अंडरस्टैंड? तो इसका डायमेंशन फॉर्मूला हो जाएगा बच्चों M1L2 T-3 और एम्पियर की पावर -2। इट इज़ द डायमेंशन फॉर्मूला फॉर रेजिस्टेंस। ये रेजिस्टेंस का डायमेंशन फॉर्मूला होगा। अंडरस्टैंड? अब बच्चों रेजिस्टेंस का डायमेंशन फॉर्मूला हमने चेक कर लिया है, तो अब हम चेक करते हैं कि रेजिस्टेंस जिन लेंथ के ऊपर और क्रॉस सेक्शन के ऊपर किस टाइप से है जो वेरी करता है। अंडरस्टैंड? तो हम इसके लिए एक एक्सपेरिमेंट करेंगे। वैसे तो मैं लिख चुका हूँ R इक्वल्स टू ML अपॉन NA स्क्वायर टाउ, तो फिर है जो रेजिस्टेंस है जो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L है और इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू A। लेकिन है जो NCERT में एक बहुत अच्छे तरीके से इसको एक्सप्लेन किया हुआ है कि इन फैक्टर्स पे लेंथ और क्रॉस सेक्शन की डिपेंडेंस है ना, नेचर ऑफ मटेरियल और टेम्परेचर की डिपेंडेंस। तो हम एक एक्सपेरिमेंट है जो करते हैं जो NCERT में मेंशन्ड है। लेट वी हैव ए कंडक्टिंग रॉड। हमारे पास एक कंडक्टिंग रॉड है। अंडरस्टैंड? और वो कंडक्टिंग रॉड है जो बच्चों मैं बना देता हूं। ये आपकी कंडक्टिंग रॉड। अंडरस्टैंड? इसकी लेंथ L है और क्रॉस सेक्शन इसका A मीटर स्क्वायर है, A मीटर स्क्वायर। और लेट इसमें I करंट फ्लो हो रही है बच्चों, इसमें I करंट फ्लो हो रही है, और I करंट तब फ्लो हो रही है जब इसके ऊपर पोटेंशियल डिफरेंस V अप्लाइड हुआ है। लेट पोटेंशियल डिफरेंस दैट इज पॉजिटिव और नेगेटिव जो आपने अप्लाई किया, पोटेंशियल डिफरेंस इज V। अंडरस्टैंड? तो इसका रेजिस्टेंस जो है रेजिस्टेंस ऑफ रोड वो हो जाएगा बच्चों R इक्वल्स टू V अपॉन I। ये रोड का रेजिस्टेंस हो जाएगा। अंडरस्टैंड? अब बच्चों हम क्या करते हैं, हम दो रोड ले लेते हैं। लेट अस अज्यूम two rod joined end to end and let current flowing through the combination is I। इस कॉम्बिनेशन से जो करंट फ्लो हो रही है वो आपके पास I है। अंडरस्टैंड?
तो फिर बच्चों हम क्या करते हैं कि इस चीज़ को शो कर देते हैं यहाँ का आपके पास है जो ऐसी दो आइडेंटिकल रोड्स हो गई है जो एंड टू एंड कनेक्टेड है। ये फर्स्ट रोड और ये आपके पास सेकंड रोड। अंडरस्टैंड? इसकी लेंथ भी L और इसकी लेंथ भी L। और लेट है जो इस कॉम्बिनेशन से I करंट फ्लो हो रही है बच्चों, इस कॉम्बिनेशन से I करंट फ्लो हो रही है बच्चों। इन्हीं रोड्स को, ऐसी दो आइडेंटिकल रोड्स को हमने क्या कर दिया, जो एंड टू एंड है जो कनेक्ट कर दिया है। अब बच्चों हमको पता है कि जब किसी एक रोड के अंदर, इस केस के अंदर जब V पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई हुआ तो उसमें I करंट फ्लो होती थी, तो यहाँ I करंट फ्लो हो रही है, तो इसका मतलब इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस V होगा और इस रोड के अक्रॉस भी पोटेंशियल डिफरेंस V होगा, क्योंकि उसी रोड के अंदर है जो पहले I करंट फ्लो होने पर उसके I करंट कब फ्लो होती थी, जब V पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करते थे। तो अब है जो सिंस है जो I करंट इसमें फ्लो हो रही है इस कॉम्बिनेशन में से, तो इसका मतलब इस रोड में से भी I करंट फ्लो हो रही है, इस रोड में से भी I करंट फ्लो हो रही है, तो इसका मतलब इसका पोटेंशियल डिफरेंस भी V है और इसका पोटेंशियल डिफरेंस भी V है। तो रेजिस्टेंस ऑफ द कॉम्बिनेशन, रेजिस्टेंस ऑफ कॉम्बिनेशन, ये बच्चों सीरीज कॉम्बिनेशन है, तो इन दोनों रोड के कॉम्बिनेशन का दैट इज अ सीरीज कॉम्बिनेशन। सीरीज कॉम्बिनेशन वो है RC इक्वल्स टू पोटेंशियल डिफरेंस दैट इज 2V, V प्लस V 2V, करंट फ्लोइंग I। अब V अपॉन I तो बच्चों R है, दैट मीन्स 2R। इसका मतलब हम चेक कर रहे हैं कि इस कॉम्बिनेशन का, यानी दोनों रोड्स का जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है वो 2R हो गया है ना। तो इससे कंक्लूजन निकलता है दैट इज R इज प्रोपोर्शनल टू L। अगर आप रोड की लेंथ को डबल करते हैं तो रेजिस्टेंस ऑल्सो गेट डबल। अंडरस्टैंड? ध्यान रखना कि अगर आप है जो रोड की लेंथ को है जो डबल कर देते हैं तो रेजिस्टेंस भी है जो बच्चों क्या हो रहा है, डबल हो रहा है। अंडरस्टैंड? इट ऑल्सो गेट डबल्ड व्हेन लेंथ ऑफ कंडक्टर इज डबल्ड। अंडरस्टैंड? सेकंड केस के अंदर है जो बच्चों हम क्या करेंगे कि वापस वही रोड लेंगे, वी टेक द सेम रोड, जिसके अंदर I करंट फ्लो हो रही है बच्चों। अंडरस्टैंड? अब इसके अंदर से I करंट फ्लो हो रही है बच्चों, I, मैं इसको बाहर बना देता हूं, दैट इज द I करंट फ्लोइंग थ्रू द कंडक्टर। अब बच्चों मैं क्या करता हूं कि इसको है जो अज्यूम कर लेता हूं कि इट इज मेड ऑफ टू रॉड्स, इच ऑफ क्रॉस सेक्शन A/2। इसको मैं अज्यूम कर रहा हूं ओनली। लेट हमारे पास है जो ये कंप्लीट रोड जो है वो दो रोडों से मिलकर बनी है जिनका क्रॉस सेक्शन A/2 है। वी आर अज्यूमिंग ओनली। और करंट का डिस्ट्रीब्यूशन यूनिफॉर्म है, यानी उसके क्रॉस सेक्शन के किसी स्मॉल पार्ट के अंदर या पर मीटर स्क्वायर पार्ट के अंदर जो करंट फ्लो हो रही है वो यूनिफॉर्म है। यूनिफॉर्म मतलब आप यूँ नहीं कह सकते किसी पार्ट के अंदर है जो किसी क्रॉस सेक्शन के किसी पार्ट में करंट ज़्यादा और किसी पार्ट के अंदर करंट है जो कम है। उसका डिस्ट्रीब्यूशन जो उस क्रॉस सेक्शन पे ऑल ओवर द क्रॉस सेक्शन दैट इज द यूनिफॉर्म। अंडरस्टैंड? तो फिर जब I करंट फ्लो हो रही है तो A/2 से जो करंट फ्लो होगी अपर पार्ट से वो I/2 होगी, इस वाले पार्ट से I/2 और इस नीचे वाले पार्ट से भी I/2 होगी। मैं इसको शेडेड कर देता हूं बच्चों, इस पार्ट को शेडेड कर देता हूं। अंडरस्टैंड? तो है जो मैं लिखता हूं कि सिंस करंट यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड, करंट है जो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, सो
करंट flowing through upper half rod of cross section a/2 वो हो जाएगी बच्चों I/2 हो जाएगी। जबकि पोटेंशियल डिफरेंस तो बच्चों अगेन V है। इस रोड के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस, जो कंप्लीट रोड के अक्रॉस तो पोटेंशियल डिफरेंस V है, क्योंकि रोड तो वही है स्टार्टिंग में ली थी जो, है ना, जिसके अंदर है जो V पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करने पर I करंट फ्लो होती थी। इट मींस पोटेंशियल डिफरेंस इज अगेन V। सो रेजिस्टेंस ऑफ अपर हाफ रोड वो हो जाएगा बच्चों R इक्वल्स टू पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस तो है जो V है अपर हाफ रोड पे और लोअर हाफ रोड पे, क्योंकि टोटल पोटेंशियल डिफरेंस ही V है, तो अपर हाफ और लोअर हाफ पे भी V होगा। अंडरस्टैंड। और करंट है जो बच्चों अपर हाफ रोड के अंदर I/2 है, तो इट मीन्स इट इज 2V/I, है ना, 2V/I। तो बच्चों ये जो इस केस के अंदर है जो ये RC है ना, इन दोनों हाफ रोड के कॉम्बिनेशन, आप इसको दो रोडों से मिलके बना मान रहे हो सिंगल रोड को। अंडरस्टैंड, आप मान रहे हैं, आप ऐसा नहीं कर रहे हैं, उसके यू आर अज्यूमिंग ऑनली, इट इज़ वेरी एलिगेंट वे। तो बच्चों 2V/I तो दैट इज 2R। अंडरस्टैंड। तो इसका मतलब ये बच्चों कंक्लूजन निकलता है कि अगर क्रॉस सेक्शन को हाफ कर दिया जाए तो फिर है जो उसकी रोड की जो रेजिस्टेंस है वो डबल होने जा रही है। अंडरस्टैंड। देखो यहाँ है जो आपने जो अपर रोड के बारे में कंसिडर किया जिसका क्रॉस सेक्शन A/2 था, पोटेंशियल डिफरेंस तो V है, तो उस केस के अंदर है जो उसका रेजिस्टेंस जो है वो 2R हो गया। दैट इज R इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू A। इफ क्रॉस सेक्शन इज हाफ्ड देन इट्स रेजिस्टेंस गेट्स डबल्ड। अगर आज जो आप क्रॉस सेक्शन को हाफ कर देते हैं तो फिर जो रेजिस्टेंस क्या हो जाता है, डबल हो जाता है। तो उससे आपके पास ये कंक्लूजन निकला है। तो इट इज़ द कंक्लूजन नंबर 1, R इज प्रोपोर्शनल टू L और R इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू A। और इस एनालिसिस के अंदर हमने न तो टेम्परेचर चेंज किया है, टेम्परेचर इज सेम, और न नेचर ऑफ मटेरियल चेंज किया है ना, रोड है जो आपके पास उसी मटेरियल की बनी हुई है। अंडरस्टैंड। तो दो फैक्टर के कारण तो इस एक्सपेरिमेंट में कोई चेंज नहीं आएगा। अब फ्रॉम 1 and 2, अब मैं बच्चों 1 और 2 से फ्रॉम 1 and 2 हमको एक कंक्लूजन मिलता है, एक एक्सप्रेशन मिलता है हमारे पास। फ्रॉम 1 and 2 R is proportional to L/A। अब बच्चों R is proportional to L/A, इट मीन्स R इक्वल्स टू रो L/A। बच्चों ये रो जो है ये प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है, रो प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट नॉन एज स्पेसिफिक रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी। इसको स्पेसिफिक रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी, इसके लिए दोनों वर्ड है जो काम में लिए जाते हैं। दैट इज द स्पेसिफिक रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी। रो ग्रीक अल्फाबेट का है जो लेटर है, और हम उसको जो क्या बोलेंगे, रेजिस्टिविटी है जो, या फिर स्पेसिफिक रेजिस्टेंस हम है जो इसको बोलेंगे। अंडरस्टैंड। अब ऐसे जो इस वाले रिलेशन से हम रेजिस्टिविटी को डिफाइन करना चाह रहे हैं। अंडरस्टैंड। तो इस वाले एक्सप्रेशन से वी कैन राइट रो इक्वल्स टू AR/L। अंडरस्टैंड। अब बच्चों हम क्या करते हैं, हम एक ऐसा वायर ले लेते हैं जिसका क्रॉस सेक्शन है जो 1 मीटर स्क्वायर है एंड लेंथ इक्वल्स टू
1 मीटर है। हमारे पास एक ऐसा वायर है, अब ये तो जो वायर जिसका क्रॉस सेक्शन 1 मीटर स्क्वायर हो, इट विल लुक लाइक ए बिग रॉड, अंडरस्टैंड, लेकिन वो कंडक्टिंग रॉड है, ठीक है, वो भी वायर ही है, लेकिन उसका क्रॉस सेक्शन लार्ज है ना, 1 मीटर स्क्वायर, और लेंथ इज 1 मीटर, अंडरस्टैंड। अब ये वैल्यूज इसके अंदर पुट कर देते हैं हम, देन रो इक्वल्स टू 1 इंटू आर अपॉन 1, दैट इज रो इक्वल्स टू आर। इसका मतलब स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, दैट इज स्पेसिफिक रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी इज इक्वल्स टू resistance of that wire is resistance of that wire whose cross section and length be unit, या यूनिटी लिख दो, दैट इज इक्वल टू 1, दैट इज लेंथ 1 मीटर और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन भी 1 मीटर स्क्वायर है। तो इट मीन्स रेजिस्टिविटी इज इक्वल टू रेजिस्टेंस ऑफ दैट वायर हुज क्रॉस सेक्शन एंड लेंथ वर 1 मीटर स्क्वायर और 1 मीटर, अंडरस्टैंड। एक ऐसे वायर का रेजिस्टेंस जिसका क्रॉस सेक्शन 1 मीटर स्क्वायर हो और लेंथ भी 1 मीटर हो, अंडरस्टैंड। अब बच्चों है जो ऐसा लगता है इस फॉर्मूले से कि रेजिस्टेंस है जो क्रॉस सेक्शन पे भी, रेजिस्टिविटी जो है क्रॉस सेक्शन पे भी डिपेंड करता है, लेंथ पे भी डिपेंड करता है और आर पे भी डिपेंड करता है। इट इज़ ए बिग कन्फ्यूजन, बच्चे जो बहुत कंफ्यूज होते रहते हैं। प्रैक्टिकल्स के अंदर भी ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि रेजिस्टिविटी क्रॉस सेक्शन पे डिपेंड करती है, लेंथ पे डिपेंड करती है, आर पे डिपेंड करती है। अगर कोई बच्चा जवाब देता है कि इन फैक्टर्स पे डिपेंड नहीं करती है, तो फिर टीचर टारगेट करता है कि देखो इस फॉर्मूले के अंदर तो लिखा हुआ है क्रॉस सेक्शन और लेंथ, तो इट मीन्स रेजिस्टिविटी डिपेंड्स अपॉन द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन एंड लेंथ, है ना। लेकिन बच्चों एक्चुअल में रेजिस्टिविटी क्रॉस सेक्शन और लेंथ पे डिपेंड नहीं करती है, इट डिपेंड्स अपॉन द नेचर ऑफ मटेरियल एंड टेम्परेचर ऑनली। तो बच्चों इस चीज़ को मैं बहुत क्लियर करने जा रहा हूँ यहाँ, आप क्लियरली ये जो ऑब्जर्व करेंगे, इस चीज़ को हम क्लियर कर लेते हैं यहाँ, और आपका जवाब फिर वही होना चाहिए जो मैं आपको बता रहा हूँ। हाँ, अब देखो बच्चों, फ्रॉम अबव रिलेशन, फ्रॉम रो इक्वल्स टू ए आर अपॉन एल implies rho is directly proportional to A and inversely proportional to L and directly proportional to R। इस अबव रिलेशन से तो ऐसा लग रहा है कि रेजिस्टिविटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एल है, यानी उसकी डायमेंशंस पे डिपेंड कर रही है। डायमेंशंस यानी लेंथ, क्रॉस सेक्शन वगैरह पे डिपेंड कर रही है और आर पे डिपेंड कर रही है। अब बच्चों यहाँ जो रेजिस्टिविटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर भी है, लेकिन जो ऑलरेडी वी नो दैट, अभी जस्ट हमने पहले पढ़ा है, पहले वाले जो पार्ट के अंदर, इसी टॉपिक पहले वाले टॉपिक के अंदर, का आर इज प्रोपोर्शनल टू एल और इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ए होता है। इसके बाद है जो आर जो है टेम्परेचर पे भी डिपेंड करता है और नेचर ऑफ मटेरियल पे भी डिपेंड करता है। ये साइलेंट फैक्टर्स, अंडरस्टैंड, टेम्परेचर एंड नेचर ऑफ मटेरियल, अंडरस्टैंड, इन चीज़ों पे भी है जो आर डिपेंड करता है। अब बच्चों यहाँ रो डिपेंड कर रही है ए पे, लेकिन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है, लेकिन यहाँ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर भी है, लेकिन आर जो है वो डायरेक्ट इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू ए भी है। यहाँ रो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए लेकिन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर भी है, लेकिन यहाँ आर इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू ए। तो बच्चों ये इफेक्ट, इस ए का जो क्रॉस सेक्शन का जो इफेक्ट है वो नलीफाई हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, अंडरस्टैंड। तो इसका मतलब एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन के ऊपर तो फिर वो डिपेंड नहीं करेगी। अब इसी रिलेशन के अंदर हम देख रहे हैं रो इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू एल एंड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर, लेकिन यहाँ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर है और आर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल है। तो यहाँ अपॉन वाला जो एल है, इसका इफेक्ट, ये डेनोमिनेटर वाला जो एल है, ये जो दोनों एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसिल आउट करेंगे, है ना। तो फिर बच्चों है जो ए का इफेक्ट यानी क्रॉस सेक्शन का इफेक्ट और लेंथ का इफेक्ट तो कैंसिल आउट हो गए।
अब बच रहे हैं कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर लिख रखा है इसने, तो आर के अंदर तो है जो आर तो इन फैक्टर्स पे भी डिपेंड करता है, अंडरस्टैंड। तो फिर आर इन फैक्टर्स पे डिपेंड करता है, तो रेजिस्टिविटी विल ऑल्सो डिपेंड ऑन दीज फैक्टर्स, दैट इज द इफेक्ट ऑफ ए एंड आल वो कैंसिल हो जाएगा, कैंसिल्ड। सो रो डिपेंड्स अपॉन फर्स्ट नेचर ऑफ मटेरियल, नेचर ऑफ मटेरियल यानी कंडक्टर के टाइप, वो कंडक्टर कौन सा है, वो एल्यूमिनियम का है या सिल्वर का है, अंडरस्टैंड, या फिर है जो और किसी कंडक्टिंग मटेरियल का है ना, नेचर ऑफ मटेरियल और टेम्परेचर, इन दोनों फैक्टर्स के ऊपर है जो आपकी ये जो रेजिस्टिविटी डिपेंड करेगी। अब अगर आपको और भी डाउट हो तो हम इसी है जो ये जो हमारा रेजिस्टिविटी, करंट डेंसिटी, कंडक्टेंस वाला जो ये वीडियो चल रहा है उसी के अंदर मैं अभी जस्ट आगे डिराइव करने वाला हूँ। रेजिस्टिविटी का ये एक फॉर्मूला और है बच्चों जिसको मैं डिराइव करने वाला हूँ, रो इक्वल्स टू m अपॉन स्मॉल n e स्क्वायर टाउ। अब बच्चों इसमें स्मॉल m तो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन है और स्मॉल e है जो चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन है। अब बच्चों क्लियरली रो इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्मॉल n, स्मॉल n यानी नंबर डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन, यानी कंडक्टर के पर मीटर क्यूब में कितना इलेक्ट्रॉन है, अंडरस्टैंड। तो इट वेरीज फ्रॉम मेटल टू मेटल, है ना। सिल्वर है जो एल्यूमिनियम से अच्छा कंडक्टर है, तो उस कॉपर से अच्छा कंडक्टर है, तो उस कंडीशन के अंदर उसके अंदर स्मॉल n ज़्यादा होते हैं तो उसकी रेजिस्टिविटी स्मॉलर होती है, अंडरस्टैंड। और टू इज द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द टेम्परेचर, क्योंकि हमको पता है टेम्परेचर बढ़ाने से टू डिक्रीज हो जाता है, एवरेज टाइम बिटवीन टू सक्सेसिव कोलिजन डिक्रीजेस बिकॉज थर्मल स्पीड इंक्रीजेस, अंडरस्टैंड। तो इससे क्लियरली पता चल रहा है कि रो इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू n, दैट इज नेचर ऑफ मटेरियल, नेचर ऑफ मटेरियल, अंडरस्टैंड। और रो इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टाउ, दैट इज टेम्परेचर। अगर आप जो टेम्परेचर को इंक्रीज करोगे, इफ टेम्परेचर इंक्रीजेस, तो फिर ध्यान रखना कि टाउ जो है वो डिक्रीज होगा, तो फिर है जो इम्प्लाइज है जो रेजिस्टिविटी क्या होगा, इंक्रीज होगा, रेजिस्टिविटी विल इंक्रीज, अंडरस्टैंड। तो बच्चों ये कन्फ्यूजन मैं सोचता हूँ आपका दूर हो गया होगा कि रेजिस्टिविटी किन किन फैक्टर्स पे डिपेंड करती है। आप है जो इस फॉर्मूले से भी इसको एक्सप्लेन कर सकते हो और आप ये रीजनिंग है जो भी उसको एक्सप्लेन करने के लिए दे सकते हो, अंडरस्टैंड। अब बच्चों रेजिस्टिविटी की हम डायमेंशंस लिख लें। उसकी सबसे पहले रेजिस्टिविटी की यूनिट, तो ऐसा ही यूनिट है बच्चों क्लियरली, है ना, ए आर अपॉन एल। तो आर की यूनिट तो बच्चों ओम होती है, ए की यूनिट मीटर स्क्वायर, ऐसा ही सिस्टम में, और एल मीटर में, तो ऊपर वाला मीटर स्क्वायर अपॉन वाले मीटर से जो कैंसिल आउट उसका स्क्वायर कट जाएगा तो उसका हो जाएगा बच्चों ओम इंटू मीटर, दैट इज ओम इंटू मीटर, ओम इंटू मीटर, अंडरस्टैंड। ये उसकी ऐसा यूनिट हो जाएगी बच्चों ओम इंटू मीटर, अंडरस्टैंड। अब इसका डायमेंशनल फॉर्मूला भी लिख सकते हैं अपन, अभी अभी जो हमने आर के लिए लिखा था आप उसको सिर्फ मीटर यानी एल से और मल्टीप्लाई कर देंगे, अंडरस्टैंड। तो आर है जो हमको पता है कि वी अपॉन आई आया था और वी आया था डब्ल्यू बाई क्यू, और ये हो जाएगा आई, फिर डब्ल्यू, क्यू को आपने आई इंटू टी लिखा था तो ये अपॉन में जाने पर आई स्क्वायर टी हो जाएगा, तो इट इज m1 L2 T-2, और एम्पियर की T-3 हो जाएगा क्योंकि ये टी वही ऊपर जाएगा, तो टी की पावर -3 और एम्पियर की पावर -2, इट इज़ द रेजिस्टेंस। इसलिए जो इसका डायमेंशनल फार्मूला हो जाएगा बच्चों ओम इंटू मीटर, और रेजिस्टेंस का डायमेंशंस ये है, तो फिर बच्चों इसके अंदर आपको एक मीटर से और मल्टीप्लाई करना है क्योंकि रेजिस्टेंस के डायमेंशंस मैं ले चुका हूँ, तो इट इज़ m1 L3 T-3 और एम्पियर की पावर -2, m1 L की पावर 3 T की पावर -3 और A की पावर -2, इट इज़ द डायमेंशनल फार्मूला फॉर रेजिस्टिविटी। ये रेजिस्टिविटी का डायमेंशनल फार्मूला है, अंडरस्टैंड।
अब बच्चों रेसिस्टिविटी जो हम देख रहे हैं कि जो स्मॉल एन पे डिपेंड करती है, तो मैं रेसिस्टिविटी का एक सिंबॉलिक है जो किसी बच्चे के दिमाग में आती होगी कि उनकी रिलेटिव वैल्यूज़ क्या है। जैसे कंडक्टर्स के लिए रेसिस्टिविटी की क्या वैल्यू होती है ना, तो वह इंसुलेटर्स के लिए जो क्या वैल्यू होती है। इसके बाद सेमीकंडक्टर्स के लिए रो की वैल्यूज़ इन जनरल क्या होती है, जो हम मटेरियल देखते हैं जो इस कैटेगरी में आते हैं मटेरियल। तो बच्चों इसके लिए तो मैं सेपरेट वीडियो के अंदर टेम्परेचर डिपेंडेंस ऑफ रेजिस्टिविटी के अंदर ये सब चीज़ें मैं क्लियर करूँगा। लेकिन मैं आपको है जो एक हिंट जरूर देता हूँ कि किसी कंडक्टर के लिए इसका ऑर्डर क्या होता है। अंडरस्टैंड? जैसे फॉर एग्जांपल मैं कंडक्टर के लिए मैं सिल्वर के लिए लिखता हूं, फॉर सिल्वर रेजिस्टिविटी रो इक्वल्स टू 1.6 इंटू 10⁻⁸ ओम इंटू मीटर। कॉपर रो इक्वल्स टू 1.7 इंटू 10⁻⁸ ओम इंटू मीटर। फॉर एल्यूमिनियम रो इक्वल्स टू 2.7 इंटू 10⁻⁸ ओम इंटू मीटर। तो ऑब्वियसली है जो कंडक्टर्स की रेजिस्टिविटी है जो का जो ऑर्डर है वो है जो जनरली 10⁻⁸ ओम इंटू मीटर की कैटेगरी का होता है बच्चों। अंडरस्टैंड? अब बच्चों इस रेजिस्टिविटी के ऊपर है जो एक बहुत सिंपल क्वेश्चन है जो मैं आपको बताना चाह रहा हूं। एक सैंपल क्वेश्चन, बहुत जनरल क्वेश्चन है। इफ ए वायर ऑफ metal is stretched to double its length, what is its effect? Its effect on resistivity और रेजिस्टेंस। अंडरस्टैंड? अब जैसे ये आपके पास वायर का पीस था बच्चों, इसकी लेंथ L थी। अंडरस्टैंड? अब इसको खींच लिया गया बच्चों, तो ऑब्वियसली खींचने से इसका क्रॉस सेक्शन है जो डिक्रीज हुआ होगा और इसकी लेंथ को डबल बना दिया गया। इट इज मेड डबल्ड। अंडरस्टैंड? L से 2L, ठीक है ना। उसी वायर को, सेम वायर को आपने क्या कर दिया है जो L से 2L कर दिया है। तो बच्चों हम क्या करते हैं कि चूंकि ये स्ट्रेचिंग प्रोसेस है, ठीक है ना, तो फिर अगर आप लेंथ बढ़ाएंगे तो क्रॉस सेक्शन डिक्रीज हो जाएगा, लेकिन वॉल्यूम ऑलमोस्ट रिमेन्स द सेम। वॉल्यूम है जो मैं ये मान रहा हूँ उसकी इंटरनल स्ट्रक्चर के अंदर है जो इस टाइप से इस प्रोसेस में स्ट्रेचिंग प्रोसेस है कोई चेंजेस नहीं आएंगे, तो उसकी डेंसिटी रिमेन्स द सेम। तो डेंसिटी रिमेन्स द सेम और मास ऑफ द रॉड इज सेम, तो इट मीन्स वॉल्यूम रिमेन्स द सेम। अंडरस्टैंड? मतलब इस प्रोसेस के अंदर है जो वॉल्यूम जो है वो कांस्टेंट है, वॉल्यूम कांस्टेंट। तो वॉल्यूम कांस्टेंट है तो लेट इसका क्रॉस सेक्शन था A1 और इसका क्रॉस सेक्शन स्ट्रेच्ड करने के बाद, स्ट्रेचिंग के बाद उसका क्रॉस सेक्शन A2 हो गया और लेंथ तो L है और ये 2L हो गया। तो बच्चों मैं एक जनरल एक्सप्रेशन डिराइव कर देता हूं कि लेट इट इज स्ट्रेच्ड टू n टाइम्स, इसको n कर देता हूं मैं। अंडरस्टैंड? और इसकी पर्टिकुलर क्वेश्चन के अंदर n = 2 हो जाएगा, यानी ए रोड और ए वायर इज स्ट्रेच्ड टू n टाइम्स ऑफ इट्स ओरिजिनल लेंथ। आपने ओरिजिनल लेंथ का n टाइम्स इसको स्ट्रेच कर दिया है, यानी उसकी न्यू लेंथ n टाइम्स L हो गई है। अंडरस्टैंड? इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में तो n = 2 है क्योंकि आपने डबल किया है इसको। अंडरस्टैंड? तो वॉल्यूम कांस्टेंट दैट इज A1 L1 = A2 L2,
क्योंकि सिलेंड्रिकल बॉडीज़ के लिए जो क्रॉस सेक्शन इंटू लेंथ उसका वॉल्यूम होती है, अंडरस्टैंड। तो बच्चों है जो मैं A1/A2 की वैल्यू है जो यहाँ से ले रहा हूँ, दैट इज L2/L1, अंडरस्टैंड। यानी उसके क्रॉस सेक्शन का रेशियो जो स्ट्रेचिंग करने के बाद और स्ट्रेचिंग से पहले वो A1/A2 = L2/L1 होगा। अब है जो सिंस रो इक्वस टू होता है बच्चों AR/L, अंडरस्टैंड। तो जो अगर आपके पास ये फॉर्मूला है, आपने स्ट्रेचिंग की है, तो बच्चों हमको पता है कि जो स्ट्रेचिंग हम कर रहे हैं, स्लोली उसको स्ट्रेच कर रहे हैं, तो उस दौरान है जो टेम्परेचर है जो ऑलमोस्ट रिमेंस द सेम, उसका टेम्परेचर चेंज नहीं होता है। तो टेम्परेचर चेंज नहीं होता है तो रेजिस्टिविटी अनअफेक्टेड रहती है, क्योंकि रेजिस्टिविटी डिपेंड्स ओनली ऑन द टेम्परेचर एंड नेचर ऑफ मटेरियल। और सिंस स्ट्रेचिंग प्रोसेस के अंदर है जो आप है जो टेम्परेचर कांस्टेंट है, इन स्ट्रेचिंग टेम्परेचर है जो क्या है बच्चों, कांस्टेंट। तो टेम्परेचर अगर कांस्टेंट है इंप्लाइज है जो रो है जो अनचेंज्ड, रो में किसी टाइप का कोई चेंज है जो यहां नहीं आएगा। तो फर्स्ट का आंसर तो हो गया कि देयर इज नो इफेक्ट ऑन रेजिस्टिविटी, दैट इज नो इफेक्ट, इसका कोई इफेक्ट नहीं है, रेजिस्टिविटी पे जो कोई इफेक्ट नहीं है, ये इसका आंसर है। अब मैं इधर आ रहा हूं वापस कि रेजिस्टेंस के ऊपर क्या इफेक्ट आएगा। तो बच्चों जब रेजिस्टिविटी कांस्टेंट रहेगी, तो जब इस केस में वायर है L लेंथ का है और उसका क्रॉस सेक्शन A1 है, अंडरस्टैंड, तो फिर A1 और है जो L1 A और इसके वायर का रेजिस्टेंस लेट R1 मान लेता हूँ, अंडरस्टैंड। तो A1 R1 और इसकी लेंथ L1, और इस वाले वायर से बात करूँ तो A2 R2 इसका रेजिस्टेंस है जो माना कि R2 हो चुका है लेट, अंडरस्टैंड। तो R2 और इसकी लेंथ L2 है, अंडरस्टैंड। तो मैं R2 के लिए सॉल्व करूं इसको, तो R2 इक्वल्स टू हो जाएगा A1/A2 इंटू L2/L1 इंटू R1, अंडरस्टैंड। अब ये जो बच्चों R2 इक्वल्स टू, मैं इसको यहां लिख देता हूं, R2 इक्वल्स टू A1/A2, A1/A2 की वैल्यू है बच्चों L2/L1, तो ये हो गया L2/L1 और ये हो गया L2/L1 और ये हो गया R1, अंडरस्टैंड। तो ये हो गया बच्चों L2/L1 का स्क्वायर इंटू R1। अब L2 तो n टाइम्स L है और L1 की जगह L लिखूंगा मैं, L2 इज n टाइम्स कैपिटल L, ये L2 है बच्चों, इट इज L2, इट इज L1, तो L2 इज n टाइम्स L, तो ये हो गया बच्चों और इंटू R1, ठीक है ना। तो इसका मतलब ये हुआ कि R2 इक्वल्स टू L से L कैंसिल हो जाएगा, तो n² R1। तो न्यू रेजिस्टेंस जो इस वायर का हो जाएगा n² टाइम्स R1, यानी इनिशियल इस वायर का जो रेजिस्टेंस था उसका n² टाइम्स हो जाएगा। और इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के अंदर है जो n इक्वल्स टू 2 है, तो फिर है जो इंप्लाइज है जो R2 इक्वल्स टू हो जाएगा 2 का स्क्वायर यानी 4, दैट इज 4 टाइम्स हो जाएगा, अंडरस्टैंड। तो इस केस के अंदर है जो उसका रेजिस्टेंस है जो 4 टाइम्स हो जाएगा। तो रेजिस्टिविटी पे कोई इफेक्ट नहीं और रेजिस्टेंस बिकम्स द 4 टाइम्स, दैट इज n² R। तो आप इस फॉर्मूले को जो हमेशा याद रखें, ऑलवेज रिमेंबर इट, दैट न्यू रेजिस्टेंस R2 इक्वल्स टू n² R1, अंडरस्टैंड। अब बच्चों हम करंट डेंसिटी के बारे में बात कर लें। व्हाट इज करंट डेंसिटी? व्हाट इज करंट डेंसिटी? करंट डेंसिटी क्या है? ये एक न्यू टर्म इंट्रोड्यूस हो रही है। करंट डेंसिटी एक वेक्टर टर्म है बच्चों। तो सबसे पहले इसका डिस्कशन नेसेसरी है। तो व्हाट इज करंट डेंसिटी? हम करंट डेंसिटी को जो डिफाइन करेंगे, इसके बाद है जो करंट डेंसिटी, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी और करंट कंडक्टिविटी के अंदर हम एक रिलेशन एस्टेब्लिश करेंगे। इससे पहले कंडक्टिविटी, करंट डेंसिटी, इन सबको हमें जो अच्छी तरीके से अंडरस्टैंड कर लेते हैं, ठीक है ना। तो करंट डेंसिटी,
करंट डेंसिटी। अब जो करंट डेंसिटी इज डिफाइंड एज, जैसे आपके पास एक कंडक्टर दिया हुआ है, या फिर आप यूं मान लें कि जो कंडक्टर की बात नहीं करें, क्योंकि करंट इज रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, ठीक है ना। ठीक है, कंडक्टर के अंदर भी करंट फ्लो होती है, वो इलेक्ट्रॉन्स के कारण होती है। लेकिन अगर कहीं चार्जेस मूवमेंट में, जैसे कि मैंने जो मैकेनिज्म ऑफ करंट फ्लो इन कंडक्टर्स में इसके अंदर मैंने इस बात को जो डिटेल से बताया था, कहीं अगर चार्ज का फ्लो है किसी क्रॉस सेक्शन के थ्रू, तो फिर वहाँ करंट इज देयर, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज इज देयर, दैट्स वाई करंट इज देयर। तो लेट है जो हम ये मान लेते हैं पॉजिटिव चार्ज है जो इस डायरेक्शन के अंदर जो ट्रेवल कर रहा है, अंडरस्टैंड, इस डायरेक्शन के अंदर पॉजिटिव चार्ज है जो मूवमेंट में है, और एक क्रॉस सेक्शन है जो हेल्ड परपेंडिकुलर टू फ्लो ऑफ चार्जेस, है ना। पॉजिटिव चार्ज है जो मूवमेंट में है, अंडरस्टैंड, और उसके कारण एक क्रॉस सेक्शन से जो वो पास हो रहा है, और ये क्रॉस सेक्शन में एस मान लेता हूं जो, अंडरस्टैंड। तो फिर पॉजिटिव चार्ज के मूवमेंट की डायरेक्शन वो करंट की डायरेक्शन होती है, तो करंट इस डायरेक्शन में फ्लो हो रही है, लेफ्ट टू राइट, ये पॉजिटिव चार्जेस है ड्यू टू पॉजिटिव चार्जेस, ये पॉजिटिव चार्जेस के कारण लेफ्ट टू राइट है जो करंट फ्लो हो रही है। अब बच्चों करंट डेंसिटी इज डिफाइंड एज, करंट डेंसिटी को वेक्टर जे से शो करते हैं बच्चों, वेक्टर जे, दैट इज आई करंट फ्लोइंग थ्रू द क्रॉस सेक्शन डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इफ क्रॉस सेक्शन is held perpendicular to flow of current, flow of current। तो इस ओवरऑल डेफिनेशन बन जाएगी, इसकी डेफिनेशन जो बन जाएगी, इसकी यूनिट तो बच्चों में बन रही है एम्पियर अपॉन मीटर स्क्वायर, अंडरस्टैंड। और ओवरऑल इसकी डेफिनेशन जो बनेगी दैट इज करंट flowing through unit cross section held perpendicular to it, PR means perpendicular to it, current flowing through unit cross section held perpendicular to it, एंड इंपॉर्टेंट बच्चों इसकी इट्स डायरेक्शन इज टेकन along the direction of current, at that point where cross section is held, देखो बच्चों क्रॉस सेक्शन इस पॉइंट पे पड़ा हुआ, जैसे इस जगह इसके अराउंड पड़ा हुआ क्रॉस सेक्शन परपेंडिकुलर है, तो फिर बच्चों ध्यान रखना इस पॉइंट के ऊपर, अंडरस्टैंड, इस पॉइंट के ऊपर करंट डेंसिटी है इसके अराउंड, है ना। करंट का डिस्ट्रीब्यूशन यूनिफॉर्म टाइप का है यहाँ, तो करंट है जो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होकर फ्लो हो रही है, तो यूनिट एरिया से पास होने वाली करंट आपके लिए करंट डेंसिटी होगी, और उसकी डायरेक्शन उस पर्टिकुलर पॉइंट पे, यानी जैसे इस पॉइंट के अराउंड आपने जो ये जो करंट डेंसिटी को डिफाइन किया है, तो फिर है जो करंट डेंसिटी की डायरेक्शन अलोंग द डायरेक्शन ऑफ करंट हो जाएगा। और इस केस के अंदर है जो करंट है जो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ करंट यूनिफॉर्म है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ करंट, है ना, इट इज यूनिफॉर्म, अंडरस्टैंड। तो वेक्टर जे मैग्नीट्यूड है आई अपॉन एस, यानी यूनिट क्रॉस सेक्शन से पास होने वाली करंट, और इसकी डायरेक्शन है बच्चों, देखो इसको ध्यान देने की जरूरत है यहाँ कि जिस डायरेक्शन में करंट फ्लो हो रही है उस क्रॉस सेक्शन के अंदर से, उस डायरेक्शन में वो डायरेक्शन जो होगी वो आपकी करंट डेंसिटी की डायरेक्शन होगी। और यहाँ मैंने करंट का डिस्ट्रीब्यूशन इस क्रॉस सेक्शन के ऊपर यूनिफॉर्म टाइप का माना है मैंने। अब बच्चों सिचुएशन चेंज भी हो सकती है अगर इस क्रॉस सेक्शन का जो ओरिएंटेशन है उसको अगर हम चेंज कर दें, अंडरस्टैंड। तो देखते हैं उस केस के अंदर जो करंट डेंसिटी क्या बनती है, एम्पियर अपॉन मीटर स्क्वायर की ऐसा ही यूनिट हो जाएगी,
अब उस केस के अंदर है जो हम देख लेते हैं, केस इफ डिस्ट्रीब्यूशन, किसका, करंट का डिस्ट्रीब्यूशन यूनिफॉर्म टाइप का है, यानी क्रॉस सेक्शन के हर पार्ट से जो यूनिफॉर्मली है जो करंट फ्लो हो रही, किसी पार्ट में ज़्यादा किसी पार्ट में कम, ऐसा मैटर यहाँ नहीं है, इफ डिस्ट्रीब्यूशन इज यूनिफॉर्म, अंडरस्टैंड। लेकिन है जो इस बार ओरिएंटेशन ऑफ द क्रॉस सेक्शन इज चेंज्ड, पॉजिटिव चार्जेस इसमें से अभी भी पास हो रहे हैं, अंडरस्टैंड, ठीक है ना। तो बच्चों इस कंडीशन के अंदर है जो अब है जो करंट की डायरेक्शन ये है बच्चों, आई की डायरेक्शन इस पॉइंट के सराउंडिंग, जैसे इस ये पॉइंट हो गया, इसका क्रॉस सेक्शन का सेंटर हो गया, तो इस डायरेक्शन में करंट की डायरेक्शन है। अब बच्चों में एरिया वेक्टर को हम पहले ही जानते हैं, वेक्टर एस, तो एरिया वेक्टर करंट की डायरेक्शन के साथ थीटा एंगल बना रहा है, अंडरस्टैंड। तो फिर इफेक्टिवली हमको ये चेक करना है कि फ्लो की डायरेक्शन के परपेंडिकुलर इसका प्रोजेक्शन, यानी आपको फाइंड करना प्रोजेक्शन इन प्रोजेक्शन ऑफ एरिया वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ करंट, यानी आपको एस कॉस थीटा फाइंड करना है, एस कॉस थीटा, तो इट विल बी एस कॉस थीटा, इसका प्रोजेक्शन बच्चों ये होगा। तो आपको वेक्टर एस का इस डायरेक्शन में कंपोनेंट फाइंड करना है, तो इट विल बी एस कॉस थीटा, यानी ये जो अलाइंड है, अलाइंड मतलब इसका ओरिएंटेशन चेंज हो चुका है, लेकिन इफेक्टिवली इस एस का एस कॉस थीटा पार्ट, ये वाला प्रोजेक्शन है बच्चों, इट इज द प्रोजेक्टेड एरिया इन दिस डायरेक्शन, दैट इज एस कॉस थीटा। तो करंट डेंसिटी इस केस के अंदर हो जाएगी जे इक्वस टू आई अपॉन एस कॉस थीटा, अंडरस्टैंड। और डायरेक्शन तो है जो इन द डायरेक्शन ऑफ करंट, इन द डायरेक्शन ऑफ करंट। अब बच्चों है जो मैं इसको ऐसा लिख सकता हूं, आई एस कॉस थीटा ए आई जे एस कॉस थीटा इक्वल टू आई, अंडरस्टैंड। अब जे भी एक वेक्टर है और एस भी एक वेक्टर है, एस एरिया वेक्टर की डायरेक्शन है जो उस प्लेन के ऊपर फ्लो की डायरेक्शन के अंदर है जो उस प्लेन के ऊपर आपको एक परपेंडिकुलर बनाना पड़ता है। इसको हमने जो इलेक्ट्रोस्टैट्स के जो गॉस थ्योरम वाले चैप्टर के अंदर हमने डिस्कस किया था, एरिया वेक्टर, एरिया एलिमेंट वेक्टर, उसको मैंने बहुत डिटेल से डिस्कस किया था, अंडरस्टैंड। तो वेक्टर जे करंट की डायरेक्शन में और एस इस डायरेक्शन में, इन्हीं के बीच में एंगल थीटा है, तो यू कैन राइट इट आई इक्वल्स टू वेक्टर जे डॉट वेक्टर एस, अंडरस्टैंड। आप इसको वेक्टर जे डॉट एस, अब बच्चों ऐसा कैसा फॉर्मूला हम पहले काम में ले चुके हैं, तो फ्लक्स फाई ई इक्वल्स टू इंटीग्रल ई डॉट एस, और अगर यूनिफॉर्म फील्ड हो तो ई डॉट एस। इसका मतलब यू कैन से दैट करंट इज ए फ्लक्स ऑफ करंट डेंसिटी। यहाँ है जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो है वो इलेक्ट्रिक फील्ड का फ्लक्स है, इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण ये फ्लक्स है, तो यहाँ करंट डेंसिटी के कारण ये एक तरीके से फ्लक्स हो गया, अंडरस्टैंड। यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण ये फ्लक्स, तो यहाँ करंट डेंसिटी के कारण ये करंट, इट मीन्स इट इज द फ्लक्स ऑफ वेक्टर जे, यानी करंट डेंसिटी का फ्लक्स है जो करंट, उसको हम करंट बोलेंगे, अंडरस्टैंड। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ इसको, दैट इज करंट इज दैट इज, इस वाले रिलेशन है, दैट इज करंट इज फ्लक्स ऑफ करंट डेंसिटी। क्यों? क्योंकि यहाँ है जो हम इलेक्ट्रिक फ्लक्स को है जो किसके कारण, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के कारण मानते हैं। तो फिर यहाँ जो करंट जो है, इसके लेफ्ट साइड में करंट आ रहा है, यहाँ फाई आ रहा है, तो करंट इज द फ्लक्स ऑफ वेक्टर जे, है ना। करंट है जो वेक्टर जे का फ्लक्स है। इसी टाइप से ये इलेक्ट्रिक फ्लक्स है, ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड का फ्लक्स है, अंडरस्टैंड, इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण फ्लक्स, तो करंट इज फ्लक्स ऑफ करंट डेंसिटी, अंडरस्टैंड। अब बच्चों अगर व्हाट हैपन्स इन दैट केस वेयर द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ करंट इज नॉन यूनिफॉर्म ऑल ओवर द क्रॉस सेक्शन, अंडरस्टैंड।
तो बच्चों उसके लिए भी डिस्कस कर लेते हैं हम कि करंट डेंसिटी का फॉर्मूला उस केस के अंदर क्या आएगा। अब देखो करंट नॉन यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, अंडरस्टैंड, यानी क्रॉस सेक्शन के किसी पार्ट में करंट है जो चेंज हो सकती है, यानी उसके क्रॉस सेक्शन के ऊपर ही अगर हम छोटे छोटे एरिया एलिमेंट्स ले लें तो हर एरिया एलिमेंट में करंट की वैल्यू डिफरेंट हो सकती है, अंडरस्टैंड। तो बच्चों इस केस के अंदर है जो लेट मैं ये मान लूँ कि क्रॉस सेक्शन हेल्ड ओरिएंटेड और है जो चार्जेस का फ्लो इस टाइप से है, और किसी पार्ट के अंदर है जो करंट लार्ज और किसी पार्ट में स्मॉल। तो बच्चों मैं यहाँ एक छोटा सा एरिया एलिमेंट वेक्टर लेता हूं, इट इज लेट ds1 और ये करंट की डायरेक्शन है, डायरेक्शन ऑफ करंट। बच्चों इस क्रॉस सेक्शन में करंट की डायरेक्शन तो यही है, लेकिन इस क्रॉस सेक्शन के साथ प्रॉब्लम ये है कि इसके डिफरेंट पार्ट्स में डिफरेंट अमाउंट की करंट फ्लो हो रही है, करंट का डिस्ट्रीब्यूशन नॉन यूनिफॉर्म टाइप का है। तो मैंने ds वेक्टर ds1 लिया है, अंडरस्टैंड, इट इज वेक्टर ds1। मैं इसको थोड़ा बड़ा लिख देता हूं, ds1 अंडर बहुत स्मॉलर एलिमेंट है बच्चों, d वर्ड उसी के लिए काम आता है जो स्मॉलर क्वांटिटीज होती है, अंडरस्टैंड। तो ये ds1 और लेट दिस एंगल बी थीटा, ये एंगल थीटा है। तो फिर इस डायरेक्शन में इसका कंपोनेंट हो जाएगा बच्चों ds cos थीटा, और ds इतना स्मॉल एलिमेंट है कि ऑल्दो करंट इज वेराइंग पॉइंट टू पॉइंट ऑन ए क्रॉस सेक्शन पे करंट है जो पॉइंट टू पॉइंट वेरी कर रही है क्योंकि उसका डिस्ट्रीब्यूशन नॉन यूनिफॉर्म टाइप का है, अंडरस्टैंड, नॉन यूनिफॉर्म टाइप का है। लेकिन हम ये मान रहे हैं कि ये एलिमेंट इतना स्मॉल है कि उस एलिमेंट के ऊपर तो कम से कम है जो करंट डेंसिटी को मैं यूनिफॉर्म मान सकता हूँ, अंडरस्टैंड। तो फिर है जो ds cos थीटा इस डायरेक्शन में इसका एलिमेंट हो गया, इस एलिमेंट का है जो कंपोनेंट हो गया। तो इस एलिमेंट से पास होने वाली करंट है जो di है, लेट करंट थ्रू एलिमेंट इक्वल्स टू di इंप्लाइज, और करंट डेंसिटी इस पॉइंट के ऊपर है जो करंट डेंसिटी है जो बच्चों j है, लेट करंट डेंसिटी j1 ले लेता हूं मैं, किसी अदर पॉइंट के ऊपर j2, उस पॉइंट के आसपास उस पॉइंट की लोकेशन के ऊपर z2, किसी अदर पॉइंट पे z3, वेक्टर z3। तो इस टाइप से आप ले सकते हो, लेकिन इस पर्टिकुलर पॉइंट पे मैं वेक्टर j मान लेता हूं, अंडरस्टैंड। और ये स्मॉल एलिमेंट है तो कम से कम वो, हालांकि ये जो करंट है जो नॉन यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, लेकिन कम से कम है जो इस क्रॉस सेक्शन के ऊपर तो j की वैल्यू को मैं ऑलमोस्ट सेम मान लूंगा, उसके डिफरेंट पॉइंट्स के ऊपर, इस एलिमेंट के ऊपर भी डिफरेंट पॉइंट लूँ तो वहां तो j की वैल्यू ऑलमोस्ट सेम है, अंडरस्टैंड। तो लेट करंट डेंसिटी एट द स्मॉल एरिया एलिमेंट वो है बच्चों j, अंडरस्टैंड। तो फिर di हो जाएगा बच्चों j डॉट ds, j डॉट ds। क्यों? क्योंकि आपने जो करंट डेंसिटी को इस डायरेक्शन में उसकी करंट डेंसिटी तो उसका आपने j माना है, और इफेक्टिवली इस एलिमेंट का इस डायरेक्शन में कंपोनेंट वो है ds cos थीटा, यानी इफेक्टिवली ds cos थीटा पार्ट ऑफ दिस एलिमेंट इज परपेंडिकुलर टू द फ्लो ऑफ करंट। तो di अपॉन ds cos थीटा ये हो जाएगी करंट डेंसिटी एट दिस लोकेशन। तो फिर इससे आपको एक्सप्रेशन मिलेगा di इक्वल्स टू j ds cos थीटा और di इक्वल्स टू वेक्टर j डॉट ds, अंडरस्टैंड। यानी इस एलिमेंट से पास होने वाली करंट इज गिवन बाय वेक्टर j डॉट वेक्टर ds या jds cos थीटा वेयर थीटा इज द एंगल बिटवीन वेक्टर j एंड वेक्टर ds, एरिया एलिमेंट वेक्टर, अंडरस्टैंड। फिर आप बच्चों ऐसे एलिमेंट्स और भी ले सकते हो, अंडरस्टैंड। और फिर चूंकि ये एलिमेंट्स है जो बहुत स्मॉल है ना, और ये यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है,
तो फिर है जो टोटल करंट आई इज गिवन बाय इंटीग्रल ऑफ जे डॉट डी एस, और ये सरफेस इंटीग्रल आपको करना पड़ेगा। तो टोटल करंट इज गिवन बाय इंटीग्रल जे डॉट डी एस, और जे सिंस वेराइंग नेचर का है क्योंकि करंट का डिस्ट्रीब्यूशन नॉन यूनिफॉर्म है, तो पर यूनिट क्रॉस सेक्शन से पास होने वाली करंट की वैल्यू हर पॉइंट्स के ऊपर, क्रॉस सेक्शन के हर पॉइंट पे सेम नहीं है। तो जे वेराइंग क्वांटिटी हो गई, तो वो है जो इंटीग्रेशन के अंदर ही रहेगी, तो इंटीग्रल जे डॉट डी एस। अंडरस्टैंड? तो आई थिंक आपको है जो करंट डेंसिटी है जो क्लियर हुई होगी। अब बच्चों एक मैं रिलेशन डिराइव करना चाहता हूँ, जे इक्वस टू सिग्मा ई, करंट डेंसिटी जे इक्वस टू सिग्मा ई। ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है, वीडियो बड़ा होता जा रहा है लेकिन है जो यहाँ तक तो मैं क्लियर कर देता हूँ आपको। रिलेशन बिटवीन करंट डेंसिटी, conductivity and field intensity, अंडरस्टैंड? तो बच्चों ये रिलेशन है वेक्टर जे इक्वस टू सिग्मा इंटू वेक्टर ए, इट इज द रिलेशन। अंडरस्टैंड? अब बच्चों है जो लेट वी हैव अ क्रॉस सेक्शन, लेट वी हैव अ वायर ऑफ क्रॉस सेक्शन ए एंड लेंथ एल। हमारे पास एक पीस ऑफ कंडक्टर है जिसको हम कंसीडर कर रहे हैं, और इस साइड में भी है जो ये वायर है, इस साइड में भी वायर है, लेकिन अंडर कंसीडरेशन आपको ये पीस लेना है। अंडरस्टैंड? और इसका क्रॉस सेक्शन ए है, ए मीटर स्क्वायर, और लेंथ इसकी एल है, और इस पार्ट के ऊपर जो पोटेंशियल डिफरेंस है, अंडरस्टैंड, पॉजिटिव और नेगेटिव, वो है बच्चों वी। वी इज़ द पोटेंशियल डिफरेंस, और आई करंट इस कंडक्टर में से पास हो रही है। तो हमने एक पीस ऑफ कंडक्टर लिया जिसका क्रॉस सेक्शन ए है, उसकी लेंथ एल है, पोटेंशियल डिफरेंस उसके अक्रॉस वी है, और लेट करंट फ्लोइंग थ्रू द कंडक्टर इज आई। तो बच्चों वी कस्टू मैं लिख सकता हूं आई इंटू आर, ओम्स लॉ। अंडरस्टैंड? पोटेंशियल डिफरेंस वी इक्वस टू आई इंटू आर। नाउ वी इक्वस टू आई, और आर को मैं लिख दूंगा बच्चों रो एल अपॉन ए। रेजिस्टेंस इज रेजिस्टिविटी इंटू लेंथ डिवाइडेड बाय क्रॉस सेक्शन। अंडरस्टैंड? अब बच्चों v अपॉन एल, एल को मैं अपॉन में ले लिया मैंने, और आई अपॉन ए, और इट इज रो। अब बच्चों v अपॉन एल है ना, फॉर ए कंडक्टर ऑफ यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन, यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन, एक यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन के कंडक्टर के लिए E इक्वस टू होता है बच्चों V अपॉन एल, और ये डिराइव होता है बच्चों E इक्वस टू dV बाई डी आर। E इक्वस टू माइनस dV बाई डी आर वाले रिलेशन से ये फॉर्मूला डिराइव हो जाता है, और इसको मैं अपने पहले वाले वीडियो के अंदर करके बता चुका हूँ। E इक्वस टू माइनस dV बाई डी आर से यू कैन इजीली डिराइव इट। अंडरस्टैंड? E इक्वस टू V बाई एल, V पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द कंडक्टर, एल लेंथ ऑफ द कंडक्टर, तो आप इसकी जगह आप E यूज़ करेंगे। अंडरस्टैंड? तो फिर बच्चों है जो मैं V अपॉन एल की जगह E लिख देता हूँ। अंडरस्टैंड? I अपॉन A वो हो जाएगा बच्चों करंट डेंसिटी J, और इट इज़ द रेजिस्टिविटी। अंडरस्टैंड? मतलब इस रिलेशन के बाद इसको यूज़ करते हुए फॉर अ कंडक्टर यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन E इक्वल्स टू V बाई एल की वैल्यू पुट कर दी, तो I अपॉन A इज़ द करंट फ्लोइंग थ्रू यूनिट क्रॉस सेक्शन, दैट इज द करंट डेंसिटी J, और ये हो गया रो। अंडरस्टैंड? अब बच्चों है जो मैं इसको ऐसे लिख रहा हूँ, J रीअरेंज कर रहा हूँ इसको, J इक्वल्स टू 1 अपॉन रो इंटू E। अंडरस्टैंड? और 1 अपॉन रो दैट इज इनवर्स ऑफ रेजिस्टिविटी इज डिफाइंड एज कंडक्टिविटी। अंडरस्टैंड? तो ये हो जाएगा बच्चों सिग्मा, कंडक्टिविटी को सिग्मा से शो करते हैं, तो फिर बच्चों ये हो जाएगा J इक्वस वेक्टर J इक्वस टू सिग्मा इंटू वेक्टर E। अंडरस्टैंड? इट इज अ वेक्टर रिलेशन। करंट डेंसिटी वेक्टर है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी वेक्टर है, लेकिन कंडक्टिविटी सिग्मा, सिग्मा इज द कंडक्टिविटी।
मैं लिख देता हूं सिग्मा दैट इज 1/ρ, ये है बच्चों कंडक्टिविटी। कंडक्टिविटी और इसका जो फॉर्मूला है, इसकी जो यूनिट है, ऐसा यूनिट, वो हो गई बच्चों ओम इनवर्स और मीटर इनवर्स। इनवर्स ऑफ रेजिस्टिविटी इज नॉन एज कंडक्टिविटी। तो फिर बच्चों आपको इससे ये रिलेशन मिल जाएगा, 1/ρ की जगह हमने सिग्मा लिख दिया है, तो वेक्टर जे इक्वल टू सिग्मा इंटू ई। तो करंट डेंसिटी की डायरेक्शन बच्चों इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की डायरेक्शन यानी करंट की डायरेक्शन में होती है। एक कंडक्टर के अंदर जब करंट फ्लो होती है तो हमको पता है इलेक्ट्रिक फील्ड, जैसे मैं यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बनाऊँ तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस तो ऐसे होगी बच्चों, और हमको पता है कि जो करंट भी इसी डायरेक्शन में फ्लो हो रही है। इसका मतलब करंट की डायरेक्शन और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की डायरेक्शन सेम है, और करंट डेंसिटी की डायरेक्शन भी इसी वजह से ई की डायरेक्शन में यानी करंट की डायरेक्शन में ही होगी। और इसको हम पहले जस्ट अभी हमने डिस्कस किया कि जे की डायरेक्शन करंट की डायरेक्शन मानी जाती, और यहाँ वेक्टर ई की डायरेक्शन भी करंट की डायरेक्शन में ही है एक कंडक्टर के लिए। अंडरस्टैंड? तो वेक्टर जे इक्वल टू सिग्मा इज द रिलेशन बिटवीन करंट डेंसिटी, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एंड कंडक्टिविटी। अंडरस्टैंड? तो बच्चों वीडियो लंबा होने जा रहा है, इसलिए मैं जो इसको वीडियो को यहीं स्टॉप करता हूँ। अगले वीडियो के अंदर हम और चीज़ें भी डिस्कस करेंगे। थैंक यू।